हे हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम एक आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। सी राजा मोहन का ये आर्टिकल आया हुआ था 2-3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में। ये आर्टिकल 16 नवंबर का आर्टिकल है। व्हाट द राइज ऑफ पैन टर्किज्म मीन्स फॉर इंडिया। मतलब इंडिया और तुर्की के बीच के अभी जो फ्यूचर में रिलेशंस रहने वाले हैं वो किस तरीके के रहेंगे, और इंडिया और टर्की किस तरीके से राइवल कंट्रीज के तौर पे फ्यूचर में बन सकती है, फ्यूचर में एक दूसरे के राइवल कंट्रीज के तौर पे ये खड़ी हो सकती है, और इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। तो पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए ये आर्टिकल बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंडिया और यूरेशिया के रिलेशंस पे जो नया डिस्कोर्स इंडियन एकेडमिशियंस जो सेटअप कर रहे हैं, सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया शुड एक्सपेंड इन यूरेशियन रीजन। तो एक यूरेशियन इन्फ्लुएंस बनाने के बारे में कई बार ऐसी बातें हो चुकी है। सी राजा मोहन ने यूरेशिया पे एक ही आर्टिकल ऑलरेडी पहले लिख दिया हुआ है। इट मीन्स देयर इज एन इंक्रीजिंग attempt among the scholar fraternity in India to uh, to shift India's foreign policy towards the west, towards Eurasian region, and they want diplomats, Indian diplomatic machinery to focus more on Eurasian region as well as on the Indo-Pacific region। तो इस लिहाज से आपके लिए ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ टाइटल दे रखा हुआ है कि राइज ऑफ टर्की इन द रीजन ऑफर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। तो क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज है एज पर सी राजा मोहन, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी इसमें कई नई चीजें हम देखेंगे कि वाइस ग्रेड ग्रुप वगैरह ये क्या चीजें हैं जो आपके लिए प्रीलिम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। और इंडिया यूरेशिया के रिलेशंस में टर्की किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, एक पार्टनर का एज वेल एज एक कंट्री विद डाइवर्जिंग इंटरेस्ट्स। तो इस तरीके से मतलब क्या ये पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने ये पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यूरेशिया बेसिकली इस रीजन को कहते हैं, इट इज अ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। जियोपॉलिटिकली अगर बात करें तो यूरेशिया is a region of convergence between the European interest and the Asian interest। तो एशिया और यूरोप को जियोपॉलिटिकली कनेक्ट करने वाला जो रीजन है उसे हम कहेंगे यूरेशिया। जियोग्राफिकली तो यूरेशिया वो पार्ट है जहां एशिया और यूरोप आपस में इकट्ठा होते हैं। तो जो दो माउंटेन रेंजेस है, एक यहाँ टर्की के इधर बगल में कॉकेसस माउंटेन रेंज पाई जाती है, और एक यूराल रेंज इधर पाई जाती है। तो जो जो ये दो रेंजेस है ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। तो जो इन दो माउंटेन रेंजेस से कनेक्ट करने वाला जो रीजन है उसे हम यूरेशिया कहते हैं। तो ये सारी इसकी मेंबर कंट्रीज है यूरेशिया की। और अभी हम इसी एरिया पे फोकस करने वाले हैं कि हाउ इंडिया एंड टर्की आर इन्फ्लुएंसिंग द जियोपॉलिटिक्स ऑफ यूरेशिया एंड हाउ यूरेशिया कैन इवॉल्व एज अ न्यू बैटल ग्राउंड फॉर द फ्यूचर जियोपॉलिटिकल वॉर इन द वर्ल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पैन टर्किज्म क्या है। सबसे पहले जानिए कि पैन टर्किज्म क्या है। ये एक मूवमेंट के तौर पे कहां से इस आइडियोलॉजी ने चलना शुरू किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि भाई पैन टर्किज्म एक ऐसा एजेंडा है, एक ऐसा मूवमेंट है, एक इस तरीके की आइडियोलॉजी है जो कि चाहती है कि तुर्की की वही पोजीशन एक बार फिर से जियोपॉलिटिक्स में लाई जाए जैसी कि 1910 के दशक में थी। 1910 के दशक में क्या थी टर्की की पोजीशन? टर्की में एक खलीफा हुआ करता था जो कि क्लेम करता था कि इस्लामिक वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा जो है एक तरीके का सबसे बड़ी पोजीशन वो क्लेम करता था। टर्की का जो किंग होता था वो अपने आप को खलीफा उसने डिक्लेयर करके रखा था। और ऑटोमन एम्पायर जो कि 14th सेंचुरी से लेकर के टर्की और नॉर्दर्न इराक के इलाके में जो रूल कर रहा था, एक बहुत बड़े एरिया में, इवन अफ्रीका में वो ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। तो उतने बड़े राज्य का
एक राजा हुआ करता था तुर्की का खलीफा। तो एकदम उसी तरीके से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो अब तुर्की के जो प्रेसिडेंट है रजब अय्यद अर्दोआन, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके की एक स्ट्रॉन्ग टर्की खड़ा करना चाहते हैं और इसी आइडियोलॉजी को उन्होंने कहा पैन टर्किज्म। बाकी तुर्की की जो पोजीशन थी 1910 के दशक में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1922 में तुर्की में जो खिलाफत है ये खत्म कर दी गई थी। ट्रीटी ऑफ सेवर्स करके एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। तो इंग्लैंड ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो फ्रेंडली कंट्रीज थी, व्हेन दे कॉन्कर्ड द एक्सिस पावर्स, उस टाइम टर्की के भी खलीफा की पोजीशन को वहां पे डेमोलिश कर दिया गया। और आई होप आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी वेल अवेयर होंगे कि इंडिया में भी उस खलीफा की पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक खिलाफत आंदोलन चलाया था जिसमें गांधी भी जुड़े थे। तो इस तरीके से जो उस टाइम का जियोपॉलिटिकल पैटर्न था, तो उसको एक बार फिर से रिक्लेम करने की कोशिश की जा रही है प्रेजेंट टर्किश गवर्नमेंट के द्वारा। तो पैन टर्किज्म इज अ मूवमेंट, इज अ डिस्कोर्स टू रीगेन द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस दैट टर्की यूज्ड टू एंजॉय इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो उस पोजीशन को रीगेन करने का एक मूवमेंट है पैन टर्किज्म, राइट। तो इसके लिए अब टर्की क्या क्या मेजर ले रहा है, उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वापस आने के लिए टर्की अब क्या क्या मेजर्स ले रहा है, क्या क्या इसने मेजर्स ऑलरेडी ले लिए हुए हैं। उस आर्टिकल में ये सारी बातें लिखी हुई थी जो सी राधा मोहन ने लिखा कि टर्की ने एक अपनी टर्किक काउंसिल बना के रखी हुई है, जो टर्किश लैंग्वेज स्पीक करने वाली जो कंट्रीज है, जहां जहां टर्किश लैंग्वेज बोली जाती है, तो उन कंट्रीज की एक काउंसिल तुर्की ने बना के रखी हुई है जिसे हम कहते हैं टर्किक काउंसिल। कब फाउंडेशन हुआ? 2009 में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इन सारी चीजों को अभी जान के रखना कि टर्किक काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज है। नंबर 1 कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो ये मैंने यहाँ हाईलाइट की हुई है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और टर्की खुद और अजरबैजान, ये इसकी मेंबर कंट्रीज है और हंगरी इसकी ऑब्जर्वर कंट्री है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। तुर्कमेनिस्तान भी इसकी ऑब्जर्वर कंट्री है। इट इज नॉट हैविंग फुल मेंबरशिप ऑफ टर्की काउंसिल। तो टर्की काउंसिल के बारे में ये बातें याद रखना कि कितने मेंबर्स है इसके 5 मेंबर्स है फुल फ्लेजेड, और बाकी कुछ इसके आपके ऑब्जर्वर स्टेटस होंगे। बाकी फुल फ्लेजेड मेंबर्स के बारे में आप अच्छे से जानिए और ये पूरी मैपिंग एक बार अच्छे से करिएगा। टर्की और क्या कर रहा है अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के लिए? टर्की इज ऑर्गेनाइजिंग बिग प्रोजेक्ट्स इन द रीजन, लाइक ये देखिए एक लैपिस लाजुली कॉरिडोर करके, ये काफी न्यूज में था। बेसिकली ये एक ऐसा कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि अंकारा से लेकर के आपके अफगानिस्तान तक, ये यहाँ से टर्की की राजधानी अंकारा से लेते हुए अफगानिस्तान तक ये कॉरिडोर बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। इसे कहा जाता है लापिस लजुली कॉरिडोर। तो इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट, एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स भी टर्की इज अंडरटेकिंग सच बिग प्रोजेक्ट्स। तो ये भी अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए टर्की कर रहा है। अगला क्या काम कर रहा है टर्की? टर्कीज यूनिक एबिलिटी टू साइमल्टेनियसली डील विद नेटो, रशिया एंड चाइना। लुक, जियोपॉलिटिकली टर्की as of now is in a unique position, very unique position. Why? Because Turkey is enjoying a different position. It is a member of NATO. Yes, it is very close ally to Russia as well, and it is very good ally of China as well. तो NATO, रशिया और चाइना, ये तीनों को एक साथ ले चलने की कैपेबिलिटी इस टाइम टर्की एंजॉय कर रहा है। नेटो टर्की को बाहर निकाल नहीं पा रहा है। व्हाई? बिकॉज टर्की इज जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वेरी इन अ वेरी यूनिक पोजीशन। रशिया के लिए एक ओपनिंग डोर इस यूरेशियन रीजन के लिए, नेटो के लिए ये है टर्की। तो इसलिए नेटो भी कुछ नहीं कर पा रहा है टर्की के लिए। हालांकि अभी यूएस के प्रेशर में आके FATF ने टर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया हुआ है। टर्की हैज बीन पुट इनटू द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। तो ये सारी बातें जानने लायक हैं इस पूरे आर्टिकल में। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है इस तरीके की जो ये जियोपॉलिटिकल
इक्वेशंस पूरे रीजन में बन रही है। इंडिया के लिए देखिए सबसे पहली बात कि अर्दोगान के जो एम्बिशंस हैं, इसने बड़ी सारी कंट्रीज को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में ऑफेंड कर दिया है। कैसे? ये आप देख रहे हैं यहाँ टर्की, और ये जो अब यहाँ पोलैंड का एरिया है, हंगरी है और इधर यूक्रेन है, इन सब से टर्की की नहीं बन पा रही है। इवन ग्रीस के साथ, इटली के साथ टर्की के अच्छे रिलेशंस नहीं थे। टर्की और ग्रीस का अभी कुछ आइलैंड को लेके यहाँ डिस्प्यूट चल रहा था, है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के अभी रिसेंट में टर्की ने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को यहाँ नाराज कर दिया हुआ है, और दे आर वेरी सस्पिशियस अबाउट टर्किश एम्बिशंस। तो इस नाराजगी को इंडिया अपने लिए यूटिलाइज कर सकता है कंस्ट्रक्टिवली। इन सारे नाराज कंट्रीज के साथ इंडिया कैन एस्टेब्लिश गुड रिलेशंस, गुड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, और इसको इस पूरी इमोशनल, इस पूरे फीलिंग को, इस इमोशन को इंडिया कैन हार्नेस फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। तो इसलिए भी इंडिया के लिए अब यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है कि ऑल दोज कंट्रीज हु आर ऑफेंडेड बाय टर्किश रिजिम, दे कैन be utilized by India to expand its vision, its diplomacy in the region. Next is कि टर्की has clear urge to rise economically. एक बात साफ है, अगर टर्की सिर्फ जियोपॉलिटिकल राइज के बारे में सोच रही होती तो ये नेटो से अपना रिश्ता तोड़ देती, यूरोप से अपना रिश्ता तोड़ देती, और टर्की अब या तो सिर्फ चाइना और रशिया के साथ अलाइन हो जाती या फिर सिर्फ वेस्ट के साथ अलाइन हो जाती। तो टर्की आइडियोलॉजी से बढ़ के कुछ और सोच रहा है। टर्की वांट्स एन ओवरऑल राइज इन द रीजन, और इसके लिए ये अपना इकोनॉमिक जो फुटप्रिंट है इसको भी एनहांस करने की कोशिश कर रहा है टर्की, और इंडिया इसको लेवरेज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। वाई? इस अर्ज को इंडिया अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सपेंड करने के लिए अपने बेनिफिशियल तरीके से इसको यूज कर सकता है। टर्की के साथ इंडिया एक अच्छे ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकता है। इंडिया कैन यूज दिस एंथुजियाज्म टू एक्सपेंड इट्स मार्केट इन द रीजन थ्रू टर्की। तो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी हम टर्की के साथ बिल्ड कर सकते हैं ऑन ए गुड नोट, ऑन ए बेटर नोट। इससे टर्की को भी लगेगा कि यस, इकोनॉमिकली अगर हमें राइज करना है तो इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमिक पावर के साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा इकोनॉमी के मामले में। तो उस तरीके से भी इंडिया हैज अपॉर्चुनिटीज एज फार एज इंडियाज पॉलिसीज टुवर्ड्स टर्की आर कंसर्न्ड। और क्या अपॉर्चुनिटीज है? अपॉर्चुनिटी एक ये भी है कि जो टर्की की इकोनॉमिक राइज की ये जो अर्ज है, ये जो एंथुजियाज्म है टर्की का, इसका यूज इंडिया कर सकता है अपने कई प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करने में। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये रशिया के मॉस्को से लेकर के यहाँ ईरान के जो चाबहार पोर्ट है यहाँ से होते हुए हमारे बंबई तक ये एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के द्वारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको माना जाता है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका एक इंडियन जवाब है। इट इज एन इंडियाज रिप्लाई टुवर्ड्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो इसमें अभी टर्की इसका हिस्सा नहीं है। टर्की हैज नॉट ज्वाइंड इंडिया इन द INSTC प्रोजेक्ट। तो अगर इंडिया टर्की के साथ इंडल्ज होता है, अच्छे से अगर बातचीत की जाती है, तो डिप्लोमेटिकली इंडिया कैन एंगेज टर्की इन इट्स प्रोजेक्ट्स लाइक INSTC एंड तापी। तापी एक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, जो कि तुर्कमेनिस्तान से लेकर के यहाँ तुर्कमेनिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के और फिर इंडिया में आने वाली है। ये एक गैस पाइपलाइन है। तो इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, इसमें टर्की को इन्वॉल्व किया जा सकता है, और इससे हमारे भी डिप्लोमेटिक हॉराइजन्स, इकोनॉमिक हॉराइजन्स ये डाइवर्सिफाई होंगे, और साथ ही हम चाइना को भी एक अच्छा एक इकोनॉमिक उसी की भाषा में इकोनॉमिक कैप्चरिंग की जो उसकी एक लैंग्वेज है इन डिप्लोमेसी, उसी की भाषा में हम उसको जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट,
डिफेंस पार्टनरशिप इन द रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि एर्दोगान के जो ये एम्बिशंस है, रिसेंटली जो एर्दोगान ने सभी को अपनी सभी जो एर्दोगान की जो टर्की की पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, all the neighboring countries, they are disappointed with Erdogan's policies. Erdogan is showing very hard policy towards all its neighbors. तो उस डिससेटिस्फेक्शन को इंडिया लेवरेज कर सकता है. इंडिया कैन लेवरेज दैट डिससेटिस्फेक्शन ऑफ यूरेशियन कंट्रीज टुवर्ड्स बिल्डिंग न्यू डिफेंस पार्टनरशिप इन द रीजन. तो उनका जो ये डर बैठा हुआ है टर्की के खिलाफ, उनका जो डर है, जैसे टर्की की नई ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी आई हुई है और बड़ी न्यूज में थी, टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए हुए हैं. बहुत सस्ते ड्रोन्स हैं लेकिन काफी एफिशिएंट है. इस वजह से टर्की की जो पड़ोसी कंट्रीज है ये काफी डर गई है टर्की से. तो उस डर का एक कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन इंडिया कर सकता है टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग इट्स डिफेंस पार्टनरशिप्स इन द रीजन. नेक्स्ट हो सकता है कि जैसे क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया, जिसमें कि हम मान रहे हैं कि इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूएई, ये चारों कंट्री एक नया क्वाड ग्रुप फॉर्म कर रही है. जैसा कि इंडो पैसिफिक में है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा ही क्वाड हम वेस्ट एशिया में भी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें सुहासिनी हैदर का भी एक इंटरव्यू था. सुहासिनी हैदर ने क्या कहा था कि वेस्ट एशियन क्वाड इज गोइंग टू बी मच much weaker as comparison to the Indo-Pacific Quad. Why? क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज है इनके बहुत ही डाइवर्स इंटरेस्ट हैं. यूएसए, इजराइल, इंडिया और यूएई, ये काफी ज्यादा मतलब एक क्लियर विजन नहीं है इनकी पार्टनरशिप का. इंडिया सपोर्ट्स इजराइल एज वेल एज फिलिस्तीनी कॉज. तो इस तरीके से जो एक डिसोनेंस है सबकी पॉलिसीज में, इन सारे जो भी पार्टनरशिप है, इसकी वजह से सुहासिनी हैदर मानते हैं कि वेस्ट एशियन कॉज क्वाड इज नॉट गोइंग टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज द इंडो पैसिफिक क्वाड. तो इस तरीके से आप PSIR ऑप्शनल के पेपर में इन सारी चीजों को इसमें आप लिख सकते हैं. बाकी ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. इसका जो ये लेक्चर था अफगानिस्तान पे, हर्ष वी पंत का ये आर्टिकल था. आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. और ये कहना था आपका सी राजा मोहन का ये पूरा आर्टिकल है और अच्छे से इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑप्शनल के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है. थैंक यू. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. द UPSC हब, हमारा एथिक्स का भी कोर्स चल रहा है, फ्री में पूरा एथिक्स आपसे कवर करवाया जा रहा है. आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.